नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम जानेंगे इलेक्ट्रोथर्म इंडिया शेयर प्राइस टारगेट 2024, 2025 और 2030 के बारे में। आखिर इन सालों में इस शेयर की वैल्यू कहां तक जा सकती है। तो दोस्तों, अगर हमें कोई भी कंपनी के शेयर की टारगेट वैल्यू को पता करना है, अंदाजित वैल्यू को, तो उसके लिए हमें कंपनी की कुछ ज़रूरी चीज़ों को देखना होता है। तो देखिए, आने वाले 7 से 10 मिनट में आप काफ़ी सारी चीज़ों को जान पाएंगे। जैसे भाई कंपनी के शॉर्ट टर्म के लिए निवेश करना अच्छा रहेगा, लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करना अच्छा रहेगा। कंपनी लगातार अच्छा प्रॉफिट बना पा रही है, लगातार नुकसान में चल रही है, क्या कंपनी पर कोई बड़ा कर्ज तो नहीं रहा हुआ, क्या कंपनी के शेयर में आने वाले समय में बढ़ोतरी हो सकती है, काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने मिल सकती है। तो दोस्तों, इन सब चीज़ों को आपको खुद पता चल जाएगा, क्योंकि हम इस रिपोर्ट में काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ों को लेके आए हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले दिया हुआ है कंपनी की प्रोफाइल। पहले कंपनी के बारे में जान लेते हैं, भाई कंपनी कैसे क्या क्या बना रही है, कंपनी कैसे रेवेन्यू को जनरेट कर रही है और कंपनी कौन कौन से सेक्टर में काम कर रही है। ठीक है, उसके बाद हम इस ज़रूरी रिपोर्ट को देखेंगे। तो देखिए, कंपनी जो है मार्केट कैप टाइप है, कंपनी का स्मॉल कैप है। कंपनी की मार्केट कैप वैल्यू 1019 करोड़ की रही हुई है और कंपनी जो है आयरन एंड स्टील में काम कर रही है इस सेक्टर में। और कंपनी की आप वेबसाइट यहाँ से देख सकते हो। तो देखिए, सबसे पहले हम कंपनी की कुछ ज़रूरी चीज़ों को देख लेते हैं। तो कंपनी की जो शुरुआत है वो 1983 में हुई थी। उस समय में कंपनी के पास कुछ ही प्रोडक्ट रही हुई थी, पर समय के साथ लगातार आगे बढ़ते हुए आज के समय में कंपनी मल्टी प्रोडक्ट्स में काम कर रही है और मल्टी सेक्टर में भी कंपनी काम कर रही है। तो देखिए, इस सेक्टर की बात करें तो कंपनी जो है स्टील एंड फाउंड्री इंडस्ट्री, ट्रांसफार्मर मैन्युफैक्चरिंग, स्टील मेकिंग और आयरन पाइप मेकिंग, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल, रिन्यूएबल एनर्जी, ट्रांसमिशन लाइन टावर, एजुकेशन में, इन सब सेक्टर में कंपनी काफ़ी बड़े पैमाने पर काम कर रही है। और कंपनी ने मार्केट डिमांड को देखते हुए इलेक्ट्रिक व्हीकल के सेक्टर में भी कदम रखा था। ठीक है, जैसे आपने सुना ही होगा भाई, यो बाइक्स का नाम आपने काफ़ी बार सुना होगा, जो काफ़ी टाइम से चलता आ रहा है इलेक्ट्रिक व्हीकल। और इसके लिए कंपनी ने 2007 में ही गुजरात के कच्छ से मैन्युफैक्चरिंग करना चालू किया था यो बाइक का, और जिसमें कंपनी के द्वारा भारत की पहली लो स्पीड व्हीकल को बनाया था। आने वाले समय में कंपनी ने इस सेक्टर की मदद से काफ़ी अच्छी ग्रोथ कर सकती है, जिसका कारण ये कंपनी मार्केट में सबसे अलग करने का लगातार प्रयास कर रही है। क्योंकि दोस्तों, कंपनी ने शुरुआत से ये मार्केट से कुछ अलग करने का सोचा है, क्योंकि कंपनी ने काफ़ी सारी चीज़ों को बनाया है। तो देखिए, कंपनी ने सबसे पहले ईवी ट्राई साइकिल को बनाया, ईवी L5 पैसेंजर 3 व्हीलर को बनाया, ईवी 2 व्हीलर विथ लायन बैटरी को ऑप्शंस को ऐड किया। ठीक है, इसके अलावा कंपनी ने जो है 1,50,000 से भी ज़्यादा कस्टमर रहे हुए हैं, जो कि यार काफ़ी अच्छा संकेत है निवेशकों के लिए। अब हम देखते हैं कुछ ज़रूरी चीज़ों को। तो देखिए, पिछले 5 सालों में शेयर की कीमत में बड़े बदलाव। तो अगर हम 13 मई 2019 को देखें तो कंपनी के शेयर की वैल्यू 273 रुपये के आसपास ट्रेड किया करती थी। और अगर 2024 में देखें, 6 मई 2024 को, तो कंपनी के शेयर की वैल्यू 752 रुपये के आसपास ट्रेड कर रही है और ये मैक्सिमम गई है 845 रुपये के आसपास। तो देखिए, कंपनी के शेयर की वैल्यू पिछले 5 सालों में 273 से बढ़ के 845 रुपये तक जा चुकी है। मतलब लगभग कंपनी ने पिछले 5 सालों में 4 गुना का रिटर्न अपने निवेशकों को दिया है, जो कि एक अच्छा रिटर्न कहा जा सकता है। ये एक प्लस पॉइंट है निवेशकों के लिए। तो हमने यहाँ पे एक व्हाइट बोर्ड को रखा है, जहाँ पे प्लस पॉइंट और माइनस पॉइंट को ऐड करते रहेंगे। तो जैसा कि हमने देखा भाई, कंपनी ने अच्छा रिटर्न दिया, तो इसको हमने एक प्लस पॉइंट दे दिया है। उसके बाद हम देखते हैं कंपनी के पिछले 5 सालों की फाइनेंशियल रिपोर्ट। तो अगर हम 2019 में देखें तो कंपनी के द्वारा 4,060 करोड़ का रेवेन्यू बनाया जाता था, नेट इनकम 141 करोड़ की बन रही थी। और अगर 2023 में देखें तो कंपनी का रेवेन्यू 4,000 से घट के 3,000 हो चुका है और नेट इनकम 141 से घट के कंपनी माइनस में आ चुकी है। मतलब कंपनी नुकसान में चल रही है 2023 में, 2022 में भी नुकसान में थी और 2021 तक कंपनी प्रॉफिटेबल रही हुई थी। तो दोस्तों, ये निवेशकों के लिए एक अच्छा संकेत नहीं है, क्योंकि जो कंपनी है लगातार फाइनेंशियल रूप से नीचे आती हुई देखी जा सकती है। पर आखिर क्या कारण है कि भाई कंपनी लगातार नीचे आ रही है, तो उसका भी हम आगे देख पाएंगे। पर अभी के लिए एक अच्छा संकेत नहीं है निवेशकों के लिए, क्योंकि कंपनी जो है फाइनेंशियल रूप से स्ट्रॉन्ग नहीं चल पा रही है। तो इसको हमने एक माइनस पॉइंट दे दिया है। अब हम देखते हैं पिछले कुछ सालों में कंपनी की संपत्ति में होने वाले फेरफार। तो अगर कंपनी की संपत्ति यानी जो कंपनी के एसेट्स होते हैं, जैसे भाई फॉर एग्जांपल किसी कंपनी के पास 3 स्टोर है, अगर कंपनी उसमें से 4 स्टोर कर देती है तो ये एक अच्छा संकेत है, क्योंकि कंपनी अपने एसेट्स को बढ़ा रही है। तो अगर 2019 में देखें तो कंपनी के पास 2,168 करोड़ की संपत्ति हुआ करती थी, और अगर 2023 में देखें तो ये 2,000 से घट के हो गया 1,752 करोड़। तो ये भी एक अच्छा संकेत नहीं है निवेशकों के लिए, क्योंकि कंपनी अपनी संपत्ति को बढ़ाने की बजाय लगातार गिरावट होती जा रही है कंपनी की संपत्ति में। तो ये भी एक अच्छा संकेत नहीं माना जाता, क्योंकि दोस्तों, अगर कंपनी की संपत्ति में कम हो रही है तो इससे कंपनी के रेवेन्यू सोर्स भी गिर सकते हैं। ठीक है, अभी हम देखते हैं कंपनी के द्वारा दिया गया डिविडेंड। क्या कंपनी अपने निवेशकों को डिविडेंड दे पा रही है? नहीं। तो कंपनी ने लास्ट डिविडेंड दिया था 16 सितंबर 2010 को, जो कि ₹2.50 के हिसाब से दिया था। और उसके बाद कंपनी ने किसी भी प्रकार से डिविडेंड नहीं दिया। लगभग आज भाई 14 साल हो चुके हैं उस डिविडेंड को। उसके बाद कंपनी कोई भी प्रकार का डिविडेंड अपने निवेशकों को नहीं दे पा रही है।
जो कि इससे कहा जा सकता है भाई कंपनी अब ज़्यादा प्रॉफिटेबल नहीं चल रही है कंपेयर टू 2010। ठीक है, तो हमने इसको एक और माइनस पॉइंट दे दिया है। अब हम देखते हैं कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न की कंपनी में कौन कौन से इन्वेस्टर अभी भी रहे हुए हैं। तो दोस्तों अगर हम सबसे पहले आता है टोटल प्रमोटर होल्डिंग, यानी कंपनी के द्वारा की गई होल्डिंग। कंपनी ने अपने शेयर की 31% की होल्डिंग की गई है, जिसमें से कंपनी ने 2.35% की होल्डिंग बैंक में गिरवी रखी गई है, प्लेज स्थिति में है। ठीक है, इसमें से कंपनी ने 2% की होल्डिंग बैंक में गिरवी रख दी और बाकी बची होल्डिंग कंपनी के पास रही है 28% की होल्डिंग, जो कि हम देख सकते हैं भाई कंपनी ने ज़्यादा मात्रा में तो अपनी इसको शेयर को बैंक में गिरवी नहीं रखा, जो कि एक अच्छा संकेत मान सकते हैं। उसके बाद म्यूचुअल फंड है, म्यूचुअल फंड के द्वारा 0.08% की होल्डिंग, ये एक अच्छा संकेत नहीं माना जाता क्योंकि भाई ये लगभग ना के बराबर होल्डिंग रही हुई है। उसके बाद है अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन, जो भारत के बड़े इन्वेस्टर हैं उनके द्वारा 0% की होल्डिंग है। ठीक है, विदेशी इन्वेस्टर कंपनी में 4.95 यानी लगभग 5% की होल्डिंग रखे हुए हैं, जो कि एक अच्छा संकेत है। और रिटेल इन्वेस्टर इसमें 63% है, जो कि भाई एक अच्छा संकेत नहीं माना जाता। जैसा कि हम जानते हैं रिटेल इन्वेस्टर अगर किसी कंपनी में होते हैं तो ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता कंपनी के लिए, तो ये भी एक अच्छा संकेत नहीं है। तो दोस्तों अगर हम ओवरऑल शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें तो इसमें एक अच्छा संकेत ये है कि भाई कंपनी में विदेशी इन्वेस्टर अच्छी मात्रा में रहे हुए हैं, तो इससे कहा जा सकता है कंपनी खुद को विदेशों में भी एक्सपेंड कर रही है। तो इसको भी हम एक माइनस पॉइंट देंगे क्योंकि कंपनी में भाई बाकी बड़े इन्वेस्टर रहे हुए, ना तो म्यूचुअल फंड रहा हुआ है और ना भारत के बड़े इन्वेस्टर रहे हुए हैं और ना ही कंपनी के पास ज़्यादा मात्रा में अपने शेयर रहे हुए हैं। ठीक है, ओवरऑल चीज़ को देखते हुए हम इसको एक माइनस पॉइंट देंगे। तो अगर हम प्लस पॉइंट माइनस पॉइंट को देखें तो इसमें हमें एक प्लस पॉइंट देखने मिला और 4 माइनस पॉइंट देखने मिले, जो कि निवेशकों के लिए एक अच्छा संकेत नहीं माना जाता। और इसके अलावा हम जैसे जैसे अपडेट मिलती रहेगी हम आपके साथ भी अपडेट करते रहेंगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आप इन सब चीज़ों के अकॉर्डिंग इसमें निवेश कर सकते हो।